हेलो एवरीवन और आप सबका स्वागत है बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में। और आज हम करेंगे डिस्कशन टॉपिक सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में। तो इस लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कि सेल साइकिल क्या होता है, ठीक है, उसकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं, और उसके बाद फिर हम इस लेक्चर में माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए इस लेक्चर की अब शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेल साइकिल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो स्टेजेस, ठीक है, जो एक सेल पास करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, इसे हम कहते हैं सेल साइकिल। तो आप देख सकते हैं द स्टेजेस थ्रू विच अ सेल पासिस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के दौरान जो सेल है वो जिस जिस स्टेजेस को पास करता है, या हम कह सकते हैं जो सेल डिवीजन में जो स्टेजेस होती हैं उसको हम कहते हैं सेल साइकिल। ठीक है, अब जो सेल साइकिल है उसमें दो फेजेस होती हैं। पहला होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज, ठीक है, जिसको हम कहते हैं माइटोटिक फेज। तो अब हम इंटरफेज और माइटोटिक फेज के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या माइंड में रखना है कि सेल साइकिल क्या होता है। जो सेल डिवीजन के दौरान, तो जब भी हम सेल साइकिल की बात कर रहे हैं हम सेल डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि एक सेल जो है वो डिवाइड करके फिर दो सेल्स बनाता है, आपको ये पता है। ठीक है, तो जो भी सेल साइकिल के दौरान, सेल डिवीजन के दौरान जो भी स्टेजेस होती है उसे हम कहते हैं सेल साइकिल। और जो सेल साइकिल है वो दो फेजेस में होता है, इंटरफेज और एम फेज। ठीक है, अब जो इंटरफेज होता है इसको हम रेस्टिंग स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, यहां पे जो सेल है वो प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए। जो एक्चुअल डिवीजन होती है वो एम फेज में होती है। ठीक है, पर यहां पे जो इंटरफेज होता है उसमें सेल जो है वो प्रिपेयर कर रहा है डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो इसे हम इंटरफेज को हम रेस्टिंग स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, अब इस स्टेज में क्या होता है, सिंथेसिस हो रही होती है और ग्रोथ हो रही होती है। सिंथेसिस किसकी? सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन्स होते हैं, डीएनए होता है, डीएनए भी मॉलिक्यूल बायोमोलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो इंटरफेज के दौरान जो बायोमोलिक्यूल्स है उसका सिंथेसिस और ग्रोथ भी हो रही होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंटरफेज की ड्यूरेशन के बारे में। तो इंटरफेज होता है, आपको पता है, वो रेस्टिंग फेज है, तो इसकी वजह से इसकी ड्यूरेशन जो है वो काफी लंबी होती है और ये लॉन्गेस्ट फेज होता है सेल साइकिल का। ठीक है, तो सेल को डिवाइड करने से पहले बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती हैं, ठीक है, जो कि इंटरफेज के दौरान होती है, इसलिए इंटरफेज जो है वो लॉन्गेस्ट फेज होता है। ठीक है, अब जो इंटरफेज होता है वो सेल साइकिल का 95%, ठीक है, टाइम ऑक्यूपाई करता है। तो हम लिख सकते हैं मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, ये इंटरफेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो याद देख सकते हैं सेल साइकिल की अवधि का 95% से अधिक इंटरफेस होता है। ठीक है, और बाकी जो होता है वो होता है एम फेज, जिसमें एक्चुअल सेल डिवीजन होती है, या हम कह सकते हैं न्यूक्लियर डिवीजन होती है उसमें। अब आइए हम चर्चा करते हैं इंटरफेज की 3 फेजेस के बारे में। तो इंटरफेज में भी 3 फेजेस होती हैं। ठीक है, या हम इसे बोल सकते हैं सब स्टेजेस ऑफ इंटरफेज। ठीक है, यहां पे आप ये भी लिख सकते हैं, ये सारी जो हैं वो सब स्टेजेस हैं किसकी? इंटरफेज की। ठीक है, तो पहली फेज होती है G1 फेज, जिसे हम बोलते हैं गैप 1 फेज। दूसरी होती है सिंथेटिक फेज, जिसे हम बोलते हैं S फेज। और फिर होती है G2 फेज, जिसे हम बोलते हैं गैप 2 फेज। ठीक है, अब इंटरफेज के बाद दूसरी फेज क्या होती है? M फेज। ठीक है, M फेज शॉर्टेस्ट फेज होती है। आपने देखा इंटरफेज की ड्यूरेशन कितनी थी? मोर देन 95%। तो M फेज जो होता है वो बहुत ही, उसकी ड्यूरेशन बहुत ही कम होती है, वो बहुत ही छोटा फेज होता है। ठीक है, और यहां पर एक्चुअल सेल डिवीजन होती है। ठीक है, तो यहां पर
एम फेज में सेल डिवाइड होता है, और जो इंटर फेज में है वो उसमें क्या करता है, सेल जो है वो प्रिपेयर कर रहा होता है सेल डिवीजन के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एम फेज की फेजेस के बारे में, या सब से। ठीक है, तो एम फेज में दो प्रकार की प्रक्रिया हो रही होती हैं। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ठीक है, तो कैरियो न्यूक्लियस, काइनेसिस डिवीजन, साइटो मींस सेल, ठीक है, या साइटोप्लाज्म, और काइनेसिस मींस डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, या आप कह सकते हैं न्यूक्लियस का विभाजन होता है, और साइटोकाइनेसिस में, जो कि कैरियोकाइनेसिस के बाद होता है। ठीक है, तो पहले होता है कैरियोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस के बाद होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब जो साइटोकाइनेसिस होता है वो जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसमें एक अलग मैकेनिज्म से होता है, और जो एनिमल सेल होते हैं उसमें साइटोकाइनेसिस का मैकेनिज्म अलग होता है। तो इन मैकेनिज्म के बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो हम अब दोबारा जो सेल साइकिल की स्टेजेस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली स्टेज होती है इंटरफेज। तो इंटरफेज में क्या होता है, जो सेल की ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग फेज। पर इसमें मैंने आपको बताया सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। यहाँ पे सेल की ग्रोथ हो रही होती है, वो बहुत सारे बायोमोलिक्यूल सिंथेसाइज कर रहा होता है, और यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस भी होती है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं मेक्स अ कॉपी ऑफ इस डीएनए, मतलब कि यहाँ पर रेप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, तो रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनता है। रेप्लिकेशन क्या होता है, जहां पे डीएनए से डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन को हम डीएनए सिंथेसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हो रही हैं इंटरफेज में। अब जो एम फेज में क्या होता है, सेल जो होता है वो अपने डीएनए को डिवाइड करता है, और उसके बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। तो सेल डिवाइड इज डीएनए मतलब न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है यहां पे। और फिर जो साइटोप्लाज्म है उसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। तो आप देख सकते हैं इस इमेज में इंटरफेज, जो कि G1 S फेज और G2 फेज होती हैं उसकी सब स्टेजेस, और फिर होता है M फेज। ठीक है, तो ये जो हरे रंग का है ये सारी स्टेजेस हैं M फेज की। तो M फेज में बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और टीलोफेज के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। आप देख सकते हैं यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो रहा है। ठीक है, ये जो फेजेस हैं M फेज, उसमें सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फिर होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो ये जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज हैं, ये जो हैं इनमें न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इंटरफेज होता है पहले, जिसकी स्टेज होती है G1, S फेज, G2 फेज, फिर होता है M फेज। तो ये है M फेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब स्टेजेस ऑफ इंटरफेस के बारे में। अब तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं G1 फेज। G1 क्या होता है, तो ये होता है इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड दी एस फेज। ठीक है, क्यों, तो आपने देखा होगा सेल साइकिल में हमने पढ़ा था, पहले होता है G1 फेज, फिर होता है S फेज, फिर होता है G2 फेज, और फिर होता है M फेज। तो G1 क्या होता है, ये फेज होता है S फेज और M फेज के जो बीच में। ठीक है, S फेज और M फेज के बीच में जो फेज होता है इसे हम बोलते हैं G1 फेज। अब G1 फेज में डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए की सिंथेसिस नहीं होती। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पे डीएनए कंटेंट में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। अब इस फेज के दौरान क्या होता है, सेल जो होता है, हमने कहा था इंटरफेज के दौरान रेस्टिंग होता है, पर यहां पे सेल जो होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सेल जो होता है वो रेस्टिंग स्टेज में होता है। रेस्टिंग स्टेज का मतलब वो डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है, पर वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, उसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है, जो छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं,
ठीक है, तो यहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा सिंथेसिस हो रहा है बायोमोलिक्यूल का। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अब किस प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, आरएनए और प्रोटीन्स। तो ये सारे बायोमोलिक्यूल्स बन रहे हैं G1 फेज में। ठीक है, और ये क्यों बन रहे हैं? क्योंकि सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है। अब बात करते हैं एस फेज के बारे में। तो G1 के बाद जो फेज होती है उसे हम बोलते हैं एस फेज। एस फेज का पूरा नाम है सिंथेटिक फेज। ठीक है, अब एस फेज में क्या हो रहा होता है? डीएनए सिंथेसिस होती है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और हिस्टोन, ठीक है, जो कि एक प्रकार के प्रोटीन्स हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, विच इज रिच इन पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड, जैसे लाइसिन और अर्जिनिन। तो हिस्टोन जो है और जो डीएनए, इन दोनों का सिंथेसिस होता है एस फेज में। तो इसकी वजह से जो सेल का जो डीएनए कंटेंट है वो डबल हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम जो डीएनए कंटेंट है अगर हम लेते हैं तो G1 फेज में ये है डीएनए कंटेंट। हम बात कर रहे हैं डीएनए कंटेंट के बारे में। ठीक है, तो डीएनए कंटेंट को हम डिनोट करते हैं 2C से। तो G1 फेज में 2C था डीएनए कंटेंट। तो एस फेज में क्या होता है? एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, तो यहां पे डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। तो यहां पे डीएनए कंटेंट होगा 4C। ठीक है, एस फेज में होगा 4C, पर जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहते हैं। तो एस फेज के लिए हम बोल सकते हैं डीएनए कंटेंट जो है डबल्स, बट द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर होता है वो सेम रहता है। ठीक है, आइए अब हम आगे चलते हैं। तो यहां पे लिखा है क्रोमोसोम नंबर में कुछ भी इंक्रीज नहीं होता है। तो अगर क्रोमोसोम नंबर 46 थे तो वो 46 ही रहेंगे। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है? सेंट्रियोल सेल्फ डुप्लीकेट करते हैं। ठीक है, सेल जो सेंट्रियोल्स होते हैं उसकी सेल्फ डुप्लीकेशन होती है। ठीक है, तो सेंट्रियोल्स आपको पता है स्पिंडल फॉर्मेशन इन सब में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम G2 फेज के बारे में। तो G2 फेज क्या हुआ? वो फेज या पीरियड बिटवीन एस फेज और माइटोसिस फेज के जो बीच में जो पीरियड होता है इसे हम कहते हैं G2 फेज। ठीक है, तो दोबारा देख लेते हैं। G1 फेज होता है, एस फेज होता है और G2 फेज होता है। तो G2 फेज क्या होगा? M फेज और S फेज के बीच में जो फेज होता है इसे हम कहते हैं G2 फेज। ठीक है, M फेज और S फेज के बीच में यहां पे क्या होता है? फाइनल प्रिपरेशन हो रही होती है सेल डिवीजन के लिए। तो यहां पे क्या होता है? जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये डबल हो जाते हैं। ठीक है, डबल, इनका नंबर जो है वो डबल हो जाता है। और इसके अलावा यहां पे क्या होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अब जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है वो किसमें इन्वॉल्व होता है? वो स्पिंडल एपरेटस बनाने में मदद करता है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आपने पता होगा। ठीक है, तो जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस हो रही है यहाँ पे। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स भी यहाँ पे डबल हो रहे हैं और यहाँ पे प्रोटीन्स की सिंथेसिस भी हो रही है और सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। ठीक है, तो G2 फेज में क्या हो रहा है? सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो डबल हो रहे हैं। इसके अलावा एक प्रकार का प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है जिसे हम बोलते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो कि स्पिंडल एपरेटस बनाने में मदद करता है। और इस स्पिंडल एपरेटस की मदद से बाद में जो क्रोमोसोम है या जो क्रोमैटिड्स हैं उसकी सेपरेशन मुमकिन हो पाती है। अब हम बात करते हैं G0 फेज के बारे में। ठीक है, तो G0 फेज जो होती है उसको हम क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, अब कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि हार्ट सेल्स होते हैं, स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं। ठीक है, वो फर्दर डिवाइड नहीं करते और वो G1 फेज को एग्जिट कर लेते हैं और वो एंटर करते हैं एक इनएक्टिव स्टेज में जिसे हम कहते हैं क्विसेंट स्टेज। ठीक है,
तो सबसे पहले हमने देखा था होती है G1 फेज, फिर होती है S फेज, फिर होता है G2 फेज और फिर होता है M फेज। ठीक है, तो कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि हार्ट सेल्स, स्केलेटल मसल सेल्स, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, जो कि इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, और नर्व सेल्स जिसे हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं। तो ये सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, और वो G1 फेज को एग्जिट कर देते हैं और वो एंटर करते हैं G0 फेज में, जो कि इनएक्टिव स्टेज हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं ये यहां से एग्जिट कर जाते हैं और ये एंटर करते हैं G0 स्टेज में, जो कि एक इनएक्टिव स्टेज होती है। और जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल हो जाती हैं, ये G0 फेज को छोड़ के वापस G1 फेज में एंटर करते हैं, ठीक है, और फिर ये सेल साइकिल दोबारा कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पे जो सेल्स रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव हेयर बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट। ठीक है, तो जो सेल साइकिल, जो सेल जो होते हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं G0 स्टेज में, ठीक है, पर वो डिवाइड नहीं करते। ठीक है, मींस वो अलाइव सेल्स होते हैं, वो लिविंग सेल्स होते हैं। अगर वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं मतलब कि वो लिविंग सेल्स हैं। ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि जब फेवरेबल कंडीशंस या जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, इन सेल्स की जरूरत होती है, तब क्या होता है, इन सेल्स में ग्रोथ रिज्यूम हो जाती है और ये सेल दोबारा री एंटर करते हैं G1 फेज में, और फिर ये आगे के जो स्टेजेस हैं उसको फॉलो करेंगे और फिर वो कंप्लीट करेंगे एंटायर सेल साइकिल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरफेज न्यूक्लियस की एट द एंड ऑफ G2 फेज। ठीक है, तो इंटरफेज की 3 स्टेजेस थी, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस की कंडीशन क्या होती है G2 फेज के बाद, तो यहां पे जो हर एक क्रोमोसोम होता है एग्जिस्ट एज अ पेयर ऑफ क्रोमैटिड विच इज जॉइंड टुगेदर बाय अ सेंट्रोमियर। ठीक है, तो हमें पता है जो क्रोमोसोम होता है उसमें एक क्रोमैटिड्स का पेयर होता है। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम है। ठीक है, और इन क्रोमोसोम में ये क्रोमैटिड्स मौजूद होते हैं, ये होते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, और ये जो क्रोमैटिड्स होते हैं ये सेंट्रोमियर के द्वारा आपस में ज्वाइंट होते हैं, ये होता है सेंट्रोमियर। ठीक है, अब जो G2 फेज में जो न्यूक्लियस होता है वो डिप्लॉयड होता है, यानी कि 2n, यानी कि इसमें अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो 46 क्रोमोसोम होंगे ह्यूमंस में। ठीक है, पर डीएनए कंटेंट यहां डबल हो जाता है, यानी कि 4C हो जाता है। मैंने आपको पहले बताया जो G1 फेज था उसमें डीएनए कंटेंट होगा 2C और G2 फेज में डीएनए कंटेंट हो जाएगा 4C। और ठीक है, G2 कंटेंट G2 फेज में 4C हो जाएगा। ठीक है, S फेज में भी 4C ही होगा। ठीक है, और यहां पे जो सेंट्रियोल हैं वो रेप्लिकेट करते हैं और वो उसका एक पेयर बन जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सी वैल्यू पैराडॉक्स के बारे में। तो जो सी वैल्यू पैराडॉक्स होता है वो क्या होता है, रेफर्स टू द अनएक्सपेक्टेड लैक ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ द डीएनए इन ए हैप्लॉइड जीनोम एंड द ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसका मतलब क्या है कि जो डीएनए की जो क्वांटिटी है, ठीक है, अगर हम बात करें डीएनए की क्वांटिटी किसी भी हैप्लॉइड सेल में, तो हैप्लॉइड सेल में डीएनए क्वांटिटी क्या होगी 1C, डिप्लॉइड सेल में होती है 2C, हैप्लॉइड सेल में होती है 1C। तो ये जो क्वांटिटी होती है डीएनए की वो जो ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो अगर ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें जो डीएनए होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, सो देयर इज नो कोरिलेशन। ठीक है, यहां पे लिखा है देयर इज लैक ऑफ कोरिलेशन बिटवीन दी किसके, क्वांटिटी ऑफ डीएनए। तो आप लिख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ डीएनए। तो ऐसा नहीं है कि अगर ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स है तो उसमें डीएनए की क्वांटिटी ज्यादा होगी। ठीक है, सो देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन दी क्वांटिटी ऑफ द डीएनए और क्या, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म।
ठीक है, देयर इज नो कोरिलेशन, तो आप लिख सकते हैं देयर इज लैक ऑफ कोरिलेशन। इसे कहते हैं हम सी वैल्यू पैराडॉक्स। अब हम बात करते हैं वेरिएशन इन दी 1C वैल्यू। अब देख सकते हैं दिस पैराडॉक्स इज अंडरस्कोर्ड बाय द वाइड वैरायटी by the wide variability of the 1C values across different organism। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग वैल्यू होती है किसकी, 1C की। तो 1C यानी कि जो हैप्लॉइड सेल में जो डीएनए कंटेंट होता है वो अलग अलग होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, जैसे कि कुछ सैलामेंडर स्पीशीज हैं उसमें जो है वो डीएनए का कंटेंट पर हैप्लॉइड सेल बहुत ज्यादा है, 30 टाइम्स ज्यादा है अगर उसे कंपेयर करें ह्यूमन के हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ह्यूमंस काफी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, पर उसमें जो सैलामेंडर है जो कि काफी लोअर ऑर्गेनिज्म है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसमें भी डीएनए 30 टाइम्स ज्यादा मौजूद है ह्यूमन हैप्लॉइड सेल से। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम सी वैल्यू पैराडॉक्स। और कोई भी आप कह सकते हैं देयर इज लैक ऑफ कोरिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ द डीएनए प्रेजेंट इन द हैप्लॉइड सेल, ठीक है, एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आइए अब हम बात करते हैं माइटोसिस के बारे में। ठीक है, तो माइटोसिस जो टर्म थी वो दी थी वॉल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में। ठीक है, और ये जो स्टेज होती है ये एक्चुअल सेल डिवाइडिंग स्टेज होती है। तो माइटोसिस में एक्चुअल सेल डिवीजन होती है, और माइटोसिस जो होता है वो जनरली डिप्लॉयड सेल्स में होता है, दोनों एनिमल्स और प्लांट्स में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। माइटोसिस जो है कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं, पर ज्यादातर माइटोसिस जो है वो डिप्लॉयड सेल्स में होता है। तो अब हम बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस के बारे में। तो मैंने आपको बताया था जो एम फेज होती है उसमें दो सब स्टेजेस होती हैं। ठीक है, या माइटोसिस फेज जो है वो दो फेजेस में कंप्लीट होता है। पहली होती है कैरियोकाइनेसिस और दूसरी क्या होती है, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो जो कैरियोकाइनेसिस है मतलब कि न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, उसकी ये 4 स्टेजेस होती हैं, वो 4 स्टेजेस में न्यूक्लियर डिवीजन होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो अब हम इन चारों फेजेस के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रोफेज, तो ये पहली स्टेज होती है न्यूक्लियर डिवीजन की, और यहाँ पे क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम कंडेंस होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इमेज है, यहाँ पे आप क्रोमोसोम कंडेंसेशन देख सकते हैं। और जो हर एक क्रोमोसोम होता है उसके पास यहाँ पे 2 क्रोमेटिड होते हैं जो कि आपस में सेंट्रोमियर के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है कंडेंस क्रोमोसोम। ठीक है, और यहाँ पे सेंट्रोमियर मौजूद है ये। ठीक है, सेंट्रोमियर विद अटैच्ड काइनेटोकोर। तो सेंट्रोमियर में काइनेटोकोर मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। काइनेटोकोर वो एरिया होता है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर लगते हैं और अटैच होते हैं, और फिर क्रोमोसोम या क्रोमेटिड की सेपरेशन होती है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियर एनवेलप है। ठीक है, तो इस इमेज को दिखाने का मतलब मेरा यह है कि आप देख सकते हैं कि प्रोफेज के दौरान क्रोमोसोम किस स्टेट में होते हैं। अब बात करते हैं प्रोफेज में कि सेंट्रोजोम मूवमेंट और माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, ये प्रोफेज के दौरान होता है। तो सेंट्रोजोम होते हैं, इट बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। ठीक है, तो सेंट्रोजोम है वो फिर ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करने शुरू कर देते हैं, और हर सेंट्रोजोम से माइक्रोट्यूब्यूल निकलते हैं जिसे हम बोलते हैं एस्टर्स। ठीक है, तो जैसे अगर ये सेल है तो सेंट्रोजोम्स यहां पर मौजूद हैं, और सेंट्रोजोम से माइक्रोट्यूब्यूल निकलते हैं, और इसको हम बोलते हैं एस्टर्स। ठीक है, तो एस्टर्स क्या होता है, ठीक है, वो होता है जो सेंट्रोजोम जिसपे माइक्रोट्यूब्यूल निकल रहे होते हैं, इसको हम बोलते हैं एस्टर्स। अब जो 2 एस्टर्स, ठीक है, टुगेदर विद द स्पिंडल फाइबर्स इट फॉर्म्स द माइटोटिक एपरेटस। तो ये जो 2 एस्टर्स होते हैं, ठीक है, 2 सेंट्रोजोम्स होते हैं जो कि ऑपोजिट पोल, यहां पे भी एक सेंट्रोजोम होगा। ठीक है, तो ये जो सेंट्रोजोम है ये ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं, और फिर सेंट्रोजोम से ये माइक्रोट्यूब्यूल निकलते हैं, इसको हम बोलते हैं एस्टर्स। और ये जो एस्टर्स हैं ये स्पिंडल फाइबर के साथ, ठीक है, ये मिलकर ये माइटोटिक एपरेटस बनाते हैं।
अब प्रोफेज के बाद स्टेज होती है मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्रोमोसोम की कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाती है और जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर या जो मेटाफेज प्लेट होती है उस पर अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है मेटाफेज के दौरान। तो मेटाफेज के दौरान जो क्रोमोसोम है वो दो सिस्टर क्रोमैटिड का बना होता है जो कि सेंट्रोमियर के द्वारा आपस से में जुड़ा होता है। ठीक है, अब जो सेंट्रोसोम होता है उसमें एक एरिया होते हैं काइनेटोकोर्स। ठीक है, तो इस काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर में कुछ ऐसे रीजन्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर। और इस काइनेटोकोर, तो ये हो गए हमारे, ठीक है, क्रोमैटिड्स यहां पे अटैच है, ये है हमारे काइनेटोकोर और इस काइनेटोकोर से फिर स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर जो हैं वो काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, और ये हो गए हमारे स्पिंडल फाइबर। ठीक है, और ये जो एरिया है ये हो गया काइनेटोकोर। ठीक है, अब जो मेटाफेज जो स्टेज होती है उसमें जो क्रोमोसोम है वो बहुत ही क्लियरली विजिबल होता है, तभी जो मेटाफेज स्टेज है उसमें हम क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, अब हम पढ़ते हैं कि मेटाफेज के दौरान कौन कौन सी इवेंट्स हो रही होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं। इक्वेटर को हम मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। अब लिख सकते हैं द क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट द इक्वेटर एंड द स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एनाफेज के बारे में। तो पहली फेज थी प्रोफेज, फिर होगा मेटाफेज, फिर हम पढ़ते हैं अब एनाफेज के बारे में। तो एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवाइड करता है, आपको ये याद रखना है, ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यहाँ पे सेंट्रोमियर डिवाइड करता है और जो दो क्रोमोसोम जो आपस में स्प्लिट करते हैं और फिर वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। अब जो दो डॉटर क्रोमैटिड्स हैं उसको अब हम डॉटर क्रोमोसोम बोलेंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो सेंट्रोमियर कहाँ डिवाइड करता है, वो माइटोसिस के दौरान डिवाइड करता है। और कौन सी स्टेज में, वो एनाफेज के दौरान सेंट्रोमियर डिवाइड करता है और फिर जो दो डॉटर क्रोमैटिड्स बनते हैं उसे हम अब डॉटर क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, इस इमेज में आप देख सकते हैं जो क्रोमोसोम है ब्रेक एट द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की डिवीजन होती है जिसकी वजह से क्रोमैटिड्स जो हैं फिर ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं और हम क्रोमैटिड्स को अब क्रोमोसोम कहते हैं। अब देखते हैं कि क्रोमोसोम की मूवमेंट कैसे होती है एनाफेज के दौरान। ठीक है, तो क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल विद द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। तो आप देख सकते हैं ये जो दोनों आर्म्स हैं, ठीक है, वो पीछे की तरफ है, तो हम लिख सकते हैं ट्रेलिंग बिहाइंड। तो यहां पर स्पिंडल अटैच्ड है। ठीक है, इस एरिया पे स्पिंडल अटैच्ड है और स्पिंडल फिर इस क्रोमोसोम को ऑपोजिट पोल की तरफ खींचते हैं और जो क्रोमोसोम है वो ट्रेल बिहाइंड करते हैं। क्रोमोसोम की जो आर्म्स होती हैं वो ट्रेल बिहाइंड करती हैं, वो पीछे की तरफ होती हैं। आप देख सकते हैं ऐसे क्रोमोसोम मूव करता है ऑपोजिट पोल की तरफ एनाफेज के दौरान। अब हम बात करते हैं टीलोफेज के बारे में। तो टीलोफेज जो होती है उसमें जो भी घटनाएं हो रही होती हैं, जो भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, वो प्रोफेज की बिल्कुल रिवर्स होती हैं, तभी से हम कहते हैं रिवर्स ऑफ प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम की कंडेंसेशन हो रही होती है, यहां पे टीलोफेज में क्रोमोसोम डीकंडेंस होते हैं। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे, न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे क्या होता है, जो क्रोमोसोम जो है अब ऑपोजिट पोल्स पर चले गए। ठीक है, अब जो क्रोमोसोम के क्लस्टर के बाहर न्यूक्लियर एनवेलप बनता है। ठीक है, ठीक है, और इसकी वजह से दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं।
ठीक है, जब ये क्रोमोसोम का क्लस्टर न्यूक्लियर एनवेलप से सराउंडेड होता है, इसे हम बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। इसके अलावा न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ईआर जो हैं वो रीअपियर करते हैं। तो प्रोफेज के दौरान न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडीज और ईआर डिसअपियर हो जाती हैं, ठीक है, पर यहां पर ये प्रकट होती हैं, यानी कि रीअपियर होती है, पुनः प्रकट होती हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में, एनाफेज और टीलोफेज में क्या क्या होता है। अब इसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। तो अब तक हम बात कर रहे थे कैरियोकाइनेसिस के बारे में। अब कैरियोकाइनेसिस के बाद होता है साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, यहां पे जो सेल डिवाइड करता है, ठीक है, किसको, अपने साइटोप्लाज्म को, और साइटोप्लाज्म की डिवीजन की वजह से दो डिस्टिंक्ट डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं। अब साइटोकाइनेसिस के दौरान जो साइटोप्लाज्म है वो उसकी क्लीवेज होती है, ठीक है, उसकी डिवीजन होती है किसमें, दो हाफ्स में, और जो सेल मेम्ब्रेन बनती है हर एक क्रोमोसोम के बाहर, जिसकी वजह से दो सेल्स बनते हैं। तो हम देख सकते हैं ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस द साइटोप्लाज्म इज क्लीव्ड इन हाफ एंड द सेल मेम्ब्रेन फॉर्म्स अराउंड ईच सेट ऑफ सेपरेटेड क्रोमोसोम्स क्रिएटिंग टू सेपरेट सेल्स, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जो साइटोकाइनेसिस होता है उसके दो मैकेनिज्म होते हैं, प्लांट में अलग प्रकार का मैकेनिज्म होता है और एनिमल्स में अलग प्रकार का मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो इन दोनों मैकेनिज्म के बारे में हम अगली लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो इस लेक्चर की अब हम समराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप इस इमेज में देख सकते हैं स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस में आप देख सकते हैं दो स्टेजेस होती हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। और इससे पहले क्या होता है, इंटरफेज। तो अगर हम सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल की क्या फेज होती हैं, इंटरफेज, और इंटरफेज के बाद होती है माइटोटिक फेज। और जो माइटोटिक फेज है उसकी भी दो स्टेज होती हैं, कैरियोकाइनेसिस और फिर होता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो इंटरफेज पहले होता है जिसमें G1 एस फेज और G2 फेज होती है, फिर होता है प्रोफेज, फिर होता है मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज, और फिर अंत में साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस की वजह से दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो प्रोफेज में क्या हो रहा था, क्रोमोसोम कंडेंसेशन हो रही थी और यहाँ पे जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होनी शुरू हो जाती है और जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी डिसअपियर हो जाते हैं। फिर मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, उनमें वो दो क्रोमैटिड्स के बने होते हैं और ये जो दोनों क्रोमैटिड्स होते हैं वो सेंट्रोमियर से आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। और सेंट्रोमियर में एक रीजन होता है जिसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर, और इस काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच करते हैं और फिर वो दो जो क्रोमैटिड्स हैं उसको अलग अलग खींचते हैं, ठीक है। और इससे पहले क्या होता है, सेंट्रोमियर की डिवीजन होती है। तो सेंट्रोमियर डिवाइड करता है जिसकी वजह, ठीक है, और उसके बाद जो दो क्रोमैटिड्स होते हैं वो अलग अलग पोल्स पर चले जाते हैं, ठीक है। तो माइटोसिस में जो क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वेटोरियल लाइंस पर अरेंज होते हैं। एनाफेज में फिर जो डॉटर क्रोमैटिड्स हैं उनकी सेपरेशन होती है, ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो डॉटर क्रोमैटिड्स हैं उनकी सेपरेशन कहाँ होती है, तो वो होती है एनाफेज में, ठीक है। और यहाँ पे डॉटर क्रोमैटिड्स की सेपरेशन हो रही है, आप क्रोमोसोम नहीं बोलेंगे, ठीक है। यहां पे सेंट्रोमियर की डिवीजन होती है, ठीक है। तो माइटोसिस आपको पता है इक्वेशनल डिवीजन होती है, ठीक है। माइटोसिस होती है इक्वेशनल डिवीजन। अब इक्वेशनल डिवीजन जो होती है इसका मतलब होता है क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, तो अगर सेल डिप्लॉयड था वो डिप्लॉयड ही रहेगा, ठीक है। 46 क्रोमोसोम होते हैं तो 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे। तो ये क्यों होता है, क्योंकि सेंट्रोमियर की डिवीजन होती है यहाँ पे, ठीक है। तो सेंट्रोमियर की डिवीजन की वजह से डॉटर क्रोमैटिड्स बनते हैं, ठीक है। ये जो डॉटर क्रोमैटिड्स हैं फिर इनकी सेपरेशन होती है, इसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम ही रहता है, ठीक है। मैंने आपको बताया डॉटर क्रोमैटिड्स को हम बाद में क्रोमोसोम्स ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इक्वेशनल डिवीजन होती है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, ठीक है। तो एनाफेज में
सेपरेशन स्टार्ट हो जाती है और फिर टीलोफेज में ये सेपरेशन कंप्लीट हो जाती है और टीलोफेज को हम बोलते हैं रिवर्स ऑफ प्रोफेज। ठीक है, यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स वापस रीअपियर करते हैं, क्रोमोसोम डीकंडेंस होना शुरू हो जाता है और जो क्रोमोसोम्स के जो क्लस्टर होते हैं उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। और फिर उसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस खत्म हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे दिस इज द एंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस। फिर शुरू होता है साइटोकाइनेसिस, जहाँ पे साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है और उसकी वजह से 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। और ये जो डॉटर सेल्स ये क्या होंगे, ये भी डिप्लॉयड होंगे। तो ये 2n है सेल्स, तो ये दोनों डॉटर न्यूक्लियाई डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें भी 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो ये था अंत इस लेक्चर का। अब बाकी के टॉपिक्स हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम जो साइटोकाइनेसिस के जो मैकेनिज्म है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हम माइटोसिस के सिग्निफिकेंस के बारे में चर्चा करेंगे और हम मियोसिस के बारे में भी पढ़ेंगे। आप सबका इस लेक्चर को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।